आदाब। मैं सूर्यकांत शर्मा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात यूनियन बजट 2020 के कयास और अंदाजे की। 1 फरवरी को दुनिया की उभरती हुई इकॉनमी यानी हमारे देश के बजट पेश होने का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। हमारे हर किसी के दिल और दिमाग में यही सवाल उठ रहे होंगे कि आने वाले बजट के पिटारे में है क्या। जाहिर है इस पिटारे से अलग अलग लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिहाज से उम्मीदें भी होंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। इकोनॉमिक मामलों के सीनियर जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा, टैक्स गुरु माने जाने वाले शरद कोहली साहब, नमस्कार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में फेलो डॉक्टर राधिका पांडे। आप सभी मेहमानों का हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करें, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अभी हम नेहरू प्लेस में मौजूद हैं। आइए यहाँ के ट्रेडर से जानते हैं कि इस बार के बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। नेहरू प्लेस एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो 1980 के दहाई में शुरू हुआ। नेहरू प्लेस आईटी, कंप्यूटर हार्डवेयर और एसेसरीज के लिए फेमस मार्केट है और इसे इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। हमने बात की यहाँ के कुछ ट्रेडर्स से। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स नेहरू प्लेस से दिया जाता है। यहाँ पर 20,500 ऑफिस हैं, 102 बिल्डिंग है और 72 की ये बनी हुई ये मार्केट है। और यही कारण है आज इस मार्केट से जो बजट है, इस बजट के ऊपर हमारे को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस बजट के अंदर इस मार्केट को ध्यान में रखते हुए यहाँ छोटे व्यापारी भी हैं, रिपेयरिंग वाले भी हैं, इंपोर्टर भी हैं और बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस भी हैं, जो कि हर तरीके से यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं इस बजट में हम अपने वित्त मंत्री सीतारमण जी से चाहेंगे कि वो नेहरू प्लेस को क्या पूरे हिंदुस्तान को देखते हुए छोटे से छोटे व्यापारी के तरफ ध्यान दें, उन्हें इनकम टैक्स में राहत दे और टैक्सों के अंदर अदरों में भी राहत दे। सर, आप क्या कारोबार करते हैं और इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी? मेरा नाम संदेश कुमार अग्रवाल है और मेरा नेहरू प्लेस में कंप्यूटर, लैपटॉप और बाकी सामान का स्टोर है। 2020 के बजट से हमारी उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ राहत हम ब्रिक एंड मॉर्टर वालों को भी मिलनी चाहिए। सर, इस बार के बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस बार के बजट से मुझे बहुत उम्मीद है। शुरू से बजट ख़राब बनते आए हैं। इस बार जो गवर्नमेंट है वो बहुत बढ़िया बजट बनाने के उसमें है। जो हमारे को पेपर के पता चलता रहता है बार बार कि बहुत बढ़िया बजट बनेगा। सबसे ज़्यादा इनको एजुकेशन पे होना चाहिए बजट का प्रोविज़न। मैम, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इस बार के बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैम, मुझे जो लगता है कि कुछ लेडीज़ को इनकम टैक्स में काफ़ी रिबेट मिलना चाहिए, जिससे कि जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलना चाहिए। दूसरा, जो हाउसवाइफ्स हैं जो घर में हैं उनको एस्पिरेशन मिलने चाहिए। कुछ गवर्नमेंट को फंडिंग करनी चाहिए ताकि जो हाउसवाइफ्स भी कुछ थोड़े से बजट से, कुछ पैसे से अपना छोटा कोई स्मॉल बिजनेस कर पाएँ, कुछ स्टार्ट कर पाएँ। सर, आपका मोबाइल और लैपटॉप का कारोबार है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है, तो इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो खूब है। जीएसटी के अंदर कोई रेट कम की जाएगी जिससे लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी। ऐसे ही लोगों की सेविंग अच्छी हो, इसके लिए डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी रेट के स्ट्रक्चर में बदलाव की सख्त ज़रूरत है। जैसे कि अभी 5 लाख रुपए तक की छूट है तो वो कम से कम इनिशियली 10 लाख की छूट होनी चाहिए और इनिशियल टैक्स रेट 5% से शुरू होनी चाहिए, जो कि पिछले दिनों पढ़ने में तो आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सोच रही है, लेकिन अगर धरातल पे अगर ये हो जाए तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। एज़ पर करंट मार्केट अगर हम देखें, मोबिलिटी के लिए देखें, लैपटॉप के लिए देखें, तो हमें जीएसटी रेट में डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। 18% स्लैब जो है आपके प्रोडक्ट्स को काफ़ी एक्सपेंसिव कर देती है। अगर आप कंपेयर करें बाहर की मार्केट से, कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आपको इंपोर्ट करने में काफ़ी सस्ता पड़ता है। आप इंडिया में काफ़ी उसके जीएसटी, काफ़ी टैक्सेस ऐड होते हैं, बीट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बीट एनी ऑफ द लग्जूरियस प्रोडक्ट्स। तो हमें जीएसटी के रेट्स में डिडक्शंस की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। न्यू
के इस आईटी हब में रोजाना का स्ट्रगल अपने अरमान और सपने को सच कर दिखाने के लिए है। ऐसे में मुल्क के यूनियन बजट से लोगों को उम्मीदें रखना बेहद नेचुरल है। हाउस वाइफ्स को बजट को लेकर के काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। हम अभी आ चुके हैं मुनीरका में। यहाँ पर काफ़ी वर्किंग लेडी भी हैं और लोअर मिडिल क्लास की हाउस वाइफ्स भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कैसे अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस को कैरी करती हैं और आने वाले बजट को लेकर के उनकी क्या उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको जो आने वाला बजट है, और आप अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस को कैसे कैरी करती हैं? एक्चुअली मैं इवेंट मैनेजमेंट से हूँ और मेरा मतलब जो हमारा जो इवेंट से रिलेटेड जो भी है, शादी वादी जो भी होता है, कैटरिंग वगैरह में है ना, उसमें ज़्यादातर यही है कि राशन जैसे कि प्याज हो गया, चावल हो गया, इन सब का मतलब उसका बढ़ता ही जा रहा है भाव, है ना, उसका दाम बहुत काफ़ी हो गया। और अभी कुछ 5-6 महीने से तो प्याज ने तो रुला ही डाला था एक्चुअली, राइट। हाँ तो हम अब कैसे बताएं उसको मैनेज करना, घर का बजट वगैरह है ना, जो अपने बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मेरे को जॉब नहीं है, घर का किराया उराया देने के लिए आजकल मार्केट में इतना महंगाई हो गया, महंगाई से बहुत प्रॉब्लम तो चल रही है। एक जने कमाने वाले हैं, 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर बुढ़े के हम लोग के कौन देखेंगे, बच्चे को संस्कार नहीं दे पाएंगे, फिर आगे कहाँ से हम बढ़ेंगे, बच्चे कैसे बढ़ेंगे आगे। 2 बेटे हैं मेरा, 1 बेटी है, तीनों मिल के जॉब करते हैं। वो शादी के लिए सोचो तो उसमें भी बहुत खर्चा है, बच्चे लोग बड़े हो गए, शादी का लायक हो रहा, लेकिन शादी के लिए लड़का भी नहीं मिल रहा, और लड़का मिल रहा तो बजट भी नहीं है हम लोग का। सबसे पहले की उम्मीदों पर ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं स्टूडियो का। शिशिर सिन्हा साहब जी, आप बजट में लंबे समय से रहे हैं, रिपोर्टिंग से लेके एनालिसिस तक। बजट 2020 में आपको क्या लगता है कि क्या खास होगा इस बजट में? मुझे याद आ रहा है 2009-2010 का जो बजट आया था, क्योंकि आपको याद होगा कि 2008 में दुनिया भर में हमने मंदी देखी थी, 2009 में हमारे यहाँ चुनाव हुए थे, और जाहिर सी बात कि 2 बड़ी घटनाएं हुई थी जिसका असर जो है वो आर्थिक घटनाक्रम पर पड़ता है। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग जो है वो बहुत ही नीचे आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि इस बजट में सबसे ज़्यादा इसी बात पर हमारा ध्यान है कि मांग बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि पहले आप निवेश की बात क्यों नहीं करते हैं। मेरा ये कहना होता है कि हम सितंबर 2019 में हमने निवेश को लेकर के कई कदम उठाए जाते देख चुके हैं, सितंबर के बाद भी कई ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि मांग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अर्थव्यवस्था जो है वो 2 धुरी पे चलती है, एक मांग है, एक निवेश है। अगर एक भी पहिया कमज़ोर है तो उससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। मुझे लगता है कि ये बजट मांग को बढ़ावा देने पर आधारित होगा। और अगर ये कहें कि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर अगर दे दी जाए तो शायद मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उम्मीद पूरी हो सकती है, पुटिंग मोर मनी इनटू द हैंड्स ऑफ पीपल। बिल्कुल, देखिए मेरे मांग का कहने का मतलब यही था कि हम लोगों को कैसे ये कहें कि आप खर्च करो। 2 तरीके हैं, आपके हाथ में पैसा, आप खर्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि आपका कल बुरा होने वाला है, तो मैं उसके मन से डर निकालूं। और दूसरा ये है कि जिसके हाथ में पैसे नहीं हैं मैं उनको पैसे दूं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर हम रूरल एरिया में, गांव के इलाकों में, चाहे वो मनरेगा के ज़रिए हो, प्रधानमंत्री किसान के ज़रिए हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन जगहों पर दे सकें, और दूसरी तरफ जो शहरी इलाके हैं या अर्ध शहरी इलाके, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी जो इनकम टैक्स है, आयकर है, उसमें क्या हम कोई बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत समय से ड्यू है, बहुत समय से ये चर्चा चलती रही है कि क्या आयकर की दरों में बदलाव होगा, और ख़ासतौर पर जब कॉरपोरेट टैक्स में सितंबर 2019 में बदलाव हुआ, जब 30% से 22% और नई कंपनियों के लिए 15% की बात की गई, तो ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद जग उठी है कि इस बार जो है वो आयकर में कुछ बदलाव हो। आप सीधा सा वो हिसाब देखिए, आज के दिन में 5 लाख रुपए तक का टैक्सेबल इनकम जो है वो आपका उस पे 1 पैसा नहीं लगता। रोकता हूं जी, थोड़ा सा आपसे मैं शरद कोहली साहब से, जो कि इन्वेस्टमेंट के गुरु माने जाते हैं, टैक्स गुरु माने जाते हैं, बजट 2020 में आप क्या, आपके तसव्वुर से, आपकी इमेजिनेशन और अपने एक्सपीरियंस से आप क्या मानते हैं कैसा होगा? मैं सूर्यकांत जी अगर थोड़ा शायराना अंदाज में उम्मीद जाहिर करूं अपनी, क्योंकि आपने भी उम्मीद की बात करी, शिशिर ने भी उम्मीद की बात करी, तो नज़रों में आवाम और लबों पर रहमतों का
तराना है, नज़रों में आवाम और लबों पर रहमतों का तराना है, इस उम्मीद की जद में तो सारा ज़माना है। ये इस समय हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारे मुल्क की उम्मीद है, क्योंकि बजट पे सभी लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। और शिशिर ने जो बात करी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। वो ये है कि कंजम्पशन को बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाना है। और क्योंकि मैं यहाँ एक टैक्स एक्सपर्ट की तरह आया हूँ, तो मैं अपना रोल जस्टिफाई करूँगा टैक्स पे प्रकाश डाल के, उस पर रोशनी डाल के, कि आप जब कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो जेब में पैसा चाहिए। और जेब में पैसा डालने का शहरी लोगों का, अर्ध शहरी लोगों का, बिल्कुल ठीक कहा, सबसे बढ़िया तरीका है आप इनकम टैक्स घटा दीजिए। आपकी ही सैलरी सूर्यकांत अगर कुछ टैक्स कम कट के जाने लग जाए तो मुझे लगता है आपने फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, आपने माइक्रोवेव खरीदना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो वो जो खरीद शुरू करनी है, सारी की सारी धुरी ये खरीद पे आके अटकी हुई है। मुझे लगता है टैक्स की दरें घटाने से और करदाताओं को, टैक्स पेयर्स को बड़ी उम्मीद है इस बार। जैसा कि शिशिर ने भी बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स के साथ थोड़ी सी उनको लगा कि भाई इनको कुछ विशेष लाभ दिया गया, फायदा पहुंचाया गया। और हमारी तरफ अब कब ये नजरें होंगी, कब नजरें इनायत होगी, मुझे लग रहा है उस नजरें इनायत की इंतजार इस 1 फरवरी को जरूर है सारे के सारे टैक्स पेयर्स को। शायद टैक्स के रेट्स में कुछ कमी की जाए, शायद जो 2.5 लाख की सीमा है उसकी मुझे उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि पहले ही सूर्यकांत जी यहाँ पर 5-6 करोड़ लोग कुल टैक्स देते हैं 132 करोड़ की आबादी में। तो सरकार को शायद लगेगा अगर इसमें कुछ छेड़ाफानी करी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में तो कहीं बचे कुचे हैं, उसमें से भी पता लगे आधे निकल गए। पर मुझे जो उम्मीद लग रही है कि जो टैक्स के स्लैब्स हैं, अभी क्या है कि 5% लगता है, फिर 20 लगता है सीधा, उसके बाद 30 लगता है, और 30 लगना 10 लाख के बाद शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ है। उम्मीदें लगा, और फिक्की ने, सीआईआई ने और भी संस्थाओं ने, टास्क फोर्स सरकार ने खुद बनाया था, उसने भी ये रेकमेंड किया है कि आप इन टैक्स के स्लैब्स को थोड़ा सा रीएडजस्ट करिए, जिससे कि जो अब ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा पहले के मुकाबले नहीं रह गई है। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसे जखीरे लाए जा सकते हैं जिससे कि टैक्स के स्लैब ये ऊपर नीचे हो जाएं और लोगों को फायदा हो। एक और जो बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं करदाता, एक बड़ा मशहूर सेक्शन है आयकर में सूर्यकांत जी, एटीसी जिसको बोलते हैं, 1.5 लाख तक आप, और एटीसी में इतने सारे जखीरे हैं, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, ट्यूशन फीस है, और आपने कोई मकान के लिए लोन लिया है उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट भी उसी में है। तो वो कुछ भीड़ भाड़ वाला सा है, और वो 1.5 लाख कब खत्म हो जाता है ये पता नहीं लगता है। तो लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि 1.5 लाख को बढ़ा दिया जाए। और मुझे लगता है कि अगर कर कम होने से, टैक्स कम होने से सरकार का राजस्व कम होता है, जो इस समय सरकार के सामने एक समस्या है, क्योंकि राजस्व में कमी आना आपके डेवलपमेंट को उसमें बाधा डालता है, आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। परंतु अगर सेविंग्स के जरिए टैक्स बच रहा है, मैं समझता हूं ये एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव कदम होता है, और इससे जो सेविंग्स जनरेट होती हैं वो सेविंग्स मुल्क के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव साइन लेके आती है। डॉक्टर राधिका, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी से हैं, तो आप इस बजट में 2020 में पॉलिसी लेवल पर क्या सोचती हैं, क्या चेंज हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं? मेरा ये मानना है, मैं दोनों एक्सपर्ट्स के व्यूज से पूरी तरह से सहमत हूँ। पॉलिसी अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि शरद जी ने कहा, एक चैलेंज है हमारे सरकार के सामने कि फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हमारा 3.3% से क्रॉस हो चुका है, क्योंकि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी की दर है, जिस दर को लेके उन्होंने फिस्कल डेफिसिट 3.3% फिक्स किया था, वो दर एक्चुअली 7.5% है। तो फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हमारा टारगेट से डिविएट हो चुका है। सो इस समय फिस्कल डेफिसिट पे ध्यान ना देकर डिमांड को रिवाइव करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिसी सर्टेनिटी होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उस चीज़ पे सर्टेनिटी होनी चाहिए, ताकि जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो फ्लो आ रहा है देश में, और जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो है, वो बरकरार रहे। अदरवाइज एक वो भी जो एक प्लैंक है जीडीपी ग्रोथ का, अगर वो भी चला जाता है तो हमारी समस्या और कंपाउंड हो जाएगी। तो आपका ये मानना है कि पॉलिसी में स्टेबिलिटी हो, रियलिस्टिकनेस हो, और आम पब्लिक से भी हो। जी। मैं सिन्हा साहब की तरफ आता हूँ। मिडिल क्लास किसी भी इकोनॉमी का एक मेजर पहिया होता है, या यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है,
और शायद उस मिडिल क्लास से ही चीज़ें बहुत कुछ मूव करती हैं, पढ़ाई लिखाई से ले करके और आगे के ग्रोथ तक। अभी कोहली साहब ने भी कहा कि टैक्स में शायद रियायतें ना मिलें, जबकि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट के जो मुद्दे होंगे या पर्सनल इनकम टैक्स में कोई रियायतें उम्मीद कर सकते हैं हम? देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स में क्यों बदलाव हो, मुश्किल से 5-6% लोग देते हैं जी। हम उसका एक पहलू भूल जाते हैं। जब आदमी खर्च करता है तो उससे आपको इनडायरेक्ट टैक्स से कमाई होती है। जब आप किसी चीज़ पे गुड्स और सर्विसेज लेते हैं तो आपको जीएसटी से कमाई होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5% को जो आपने रियायत दी है उसका सिर्फ फायदा उसी 5% को मिल रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश में हर किसी को पे करना होता है। तो हम इस पहलू को कई बार इनकम टैक्स से नहीं जोड़ पाते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाजार में जब मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, तो जीएसटी से आपकी कमाई भी बढ़ेगी, जो आपके लिए जरूरी है। दूसरा, जहां तक मुद्दा है, इनकम टैक्स की धारा 80C में आपको 1,50,000 रुपया है। एक 80DD1 जिसमें कि 80DD1 है शरद साहब, जिसमें एनपीएस में आपको देते हैं, जिसमें 80C में ही कर लीजिए, जिसमें 50,000 रुपये, यानी कि एक आम आदमी के लिए जो सरकारी क्षेत्र में नहीं है उसके लिए 2 लाख रुपए तक बचाना हो पाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत समय पहले ये सीमा तय की गई थी। ये वक्त आ गया है कि हम सेविंग को बढ़ावा दें। आज हमारी सेविंग 30% से नीचे आ चुकी है। इससे सस्ता आपको सेविंग क्या मिलेगा और लोगों को एक भरोसा होगा। देखिए, आज के दिन में स्मॉल सेविंग्स में लोग पैसा इसलिए लगाते हैं कि वो सबसे सुरक्षित होता है और आपकी कमाई सबसे ज़्यादा होती है। आज अगर आप पोस्ट ऑफिस के एनएससी में पैसा रखते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो मंथली इनकम स्कीम है उसमें पैसा लगाते हैं, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं, वो बैंकों के फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा आपको कमाई कराता है, टैक्स में छूट देता है और सुरक्षित होता है। सरकार के लिए फ़ायदा क्या होता है कि सस्ते दर पर आपको एक मुश्त रकम निवेश के लिए मिल पाता है। मुझे लगता है कि ये सीमा में बदलाव होना चाहिए, 1,50,000 रुपये से बढ़ना चाहिए और इनकम टैक्स में बदलाव होना चाहिए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारी इनडायरेक्ट टैक्स से भी कमाई बढ़ेगी, जिससे जो हमारा डायरेक्ट टैक्स में जो शॉर्टफॉल है वो यहाँ पर कुछ हद तक उसकी भरपाई हो सकती है। जी हाँ, नहीं, आपने एक टोटली प्रैक्टिकल डायमेंशंस दी और कोशिश भी हमारी यही है कि हम एक समवेयर कहीं डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमी के बीच में हैं। हमारा एक ट्रांजिशनल फेज़ है और इसमें ज़रूरत ये है कि हम करेक्टिव मेजर्स लें, पॉजिटिविटी को बरकरार रखें और उसमें क्रिएटिविटी का इन्फ्यूज़न डालना ही है अगर हमें इसमें ग्रो करना पड़ेगा। तो मैं कोहली साहब से वही बात कर रहा था कि अभी सिन्हा साहब ने कहा कि जब ये जो 5-6% है, जिसको अगर नंबर्स में देखें तो कहीं भी जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, परसेंटेज हमेशा शायद मिसलीडिंग हो या एवरेजेस हमेशा मिसलीडिंग हो सकते हैं, लेकिन यही मिडल इनकम ग्रुप जब आगे अपनी कंजम्पशंस को बढ़ाता है तो उसमें सबको फ़ायदा होता है। तो आप चूंकि एक टैक्स गुरु भी हैं, इन्वेस्टमेंट में भी दखल रखते हैं, तो आपके हिसाब से क्या करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए पॉजिटिविटी को देखते हुए? देखिए सूर्यकांत जी, जो अभी बात शिशिर ने कही उससे मैं सहमत तो हूँ, उसमें मैं कुछ जोड़ भी देता हूँ जी। जो 5-6 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, हम ये ना भूलें कि उनके घर में 4 से 5 मेंबर्स भी हैं। तो हम टैक्स पेइंग पॉपुलेशन जो है वो 5-6 करोड़ है, पर अगर हम टैक्स पेइंग फैमिलीज ले लें तो वो करीब 20-25 करोड़ हो जाते हैं। तो गिनती इतनी छोटी नहीं है। मतलब जो टैक्स, अब घर में एक व्यक्ति टैक्स दे रहा है तो उसकी बीवी है या उनका पति है, उनके 2-3 बच्चे हैं, वो भी इससे इंपैक्ट होते हैं। पर यहां पर मैं एक बात सूर्यकांत जी आपकी इजाजत से बोलना चाहूंगा। मैं टैक्स एक्सपर्ट हूं, परंतु मैं टैक्स वालों की तरफ बायस नहीं रखूंगा, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये आता है कि इस मुल्क की 60 से 70% आबादी गांव में रहती है, कृषि गांव में ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आधारित है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि पैसा आप टैक्स पेयर्स की जेब में तो डालें ही डालें, इनकम टैक्स कम करके या जीएसटी में थोड़ा बदलाव करके कम करें। जीएसटी हालांकि सभी लोग देते हैं, गांव के लोग भी देते हैं, पर आप जो वो ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव में लोग रहते हैं उन लोगों की जेब में भी पैसा जाना ज्यादा जरूरी है। चाहे वो जैसे कि शुरू में बात हुई पीएम किसान योजना के द्वारा हो, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कोई और स्कीम लेके आए, चाहे आप जिसकी पीछे बात करी जाए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की हम बात करते थे, चाहे यूबीआई, हालांकि सरकार का इस समय जो कोष है, जो खर्च है
वो इन सब चीजों की शायद इजाजत ना दे, पर फिर भी कोशिश ये रहेगी कि कंजम्पशन को बढ़ावा मिले। और दूसरा तबका वो है सूर्यकांत जी, जो जिनकी जेब में पैसा है पर वो खरीद नहीं रहे सामान, इसलिए कि कल को पता नहीं क्या हो, जैसा शिशिर ने कहा कि कल को पता नहीं क्या हो, हमारा कल सुरक्षित है कि नहीं। तो हम डीडी उर्दू के दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे, साहब जाइए, आपके पास जो पैसा है सामान खरीदिए, कोई कयामत नहीं आने वाली है। इस देश के हुक्मरान जो है वो खास ध्यान रख रहे हैं इस बात का, और कहीं आपका पैसा नहीं जाने वाला है, आपका भविष्य सुरक्षित है, जाके खर्च करिए। तो मुझे लग रहा है कि किसानों को और गांव के क्षेत्र में भी पैसा जाना, अभी हम देखें जो IMF की रिपोर्ट आई और गीता गोपीनाथ जो वहां की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये बात बोला कि भारत के स्लो डाउन में जो इस समय थोड़ी सी मंदी आई हुई है, उसमें दो चीजों का योगदान है। पहला योगदान है जो रूरल कंजम्पशन जो नीचे आ गई है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंजम्पशन का हिस्सा है। तो मुझे लग रहा है रूरल कंजम्पशन से साफ साफ ये बता रहा है कि जो गांव के क्षेत्रों में जो लोग सामान खरीदते थे उनकी अब हैसियत नहीं रही है, या वो डर के मारे नहीं खरीद रहे हैं। तो एक वो, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर में NBFCs वगैरह में जो पीछे हड़कंप मचा था, जो थोड़ा सा IL&FS की वजह से एक हादसा सा हो गया था, मुझे लग रहा है उसको लेके भी फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा हिल गया था। ये दो उन्होंने मेन रीजंस बताए सूर्यकांत जी इस स्लो डाउन मंदी के। तो मुझे लग रहा है इस बजट में सरकार इन दो पर विशेष ध्यान देगी, NBFCs को रिवाइवल के लिए, चाहे वो बैंकिंग प्रणाली को ठीक करने के लिए हो, चाहे वो कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए हो। टैक्स की जहां तक बात है, मैंने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले ये प्रोविजंस, पर फिर भी कम निकले। मुझे लग रहा है जितने आए टैक्स पेयर तो दिल मांगे मोर ही बोलेगा हमेशा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर की तरफ, क्योंकि 2.9% से 3.1% की उम्मीद जताई जा रही है। और पॉलिसी लेवल पे मैं डॉक्टर राधिका से पूछना चाहूँगा कि आप पॉलिसी लेवल के अंदाज में इस चश्मे से कैसे देखती हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रोविज़न हो सकते हैं, और इसके साथ साथ रूरल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए पॉलिसी लेवल पे क्या हो सकता है? तो देखिए, रूरल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जैसे जो सरकार की स्कीम्स हैं, जो किसान विकास योजना है, जो रूरल वेजेस से संबंधित जितनी भी स्कीम्स है, उन सबको कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। जहाँ पे भी कवरेज पूरा नहीं हो पा रहा है, जहाँ लीकेजेस है, उनको प्लग करके, ताकि इन सब स्कीम्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो 2016 और जो 2017 में जो पॉलिसी शॉक्स इकोनॉमी में लाए गए, GST और डीमोनेटाइजेशन, इसका सबसे ज़्यादा जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, जो ख़राब इम्पैक्ट पड़ा, वो रूरल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर पे पड़ा। तो रूरल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर तो बहुत पहले से स्लो डाउन के चंगुल में फंसा हुआ है। आप सोच सकते हैं 2017-18 से, और अब उसका जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट हम फॉर्मल सेक्टर में भी देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जानना चाह रहा था कि एग्रीकल्चर में क्या उम्मीदें हो सकती हैं। एग्रीकल्चर में अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी ट्रांजिशनल इकोनॉमी है, हमारी वेलफेयर इकोनॉमी है, हमारी जो सरकार है वो ऐसी मनरेगा है और कई स्कीमें हैं जो चलाती है, जिसमें कोशिश ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से तो सरकार खर्च कर रही है, सरकार उस पैसे को कहीं ले जा नहीं रही है। केवल फ़र्क इतना है कि उसकी कंजम्पशन जो है एक्सपेंडिचर की वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ वेलफेयर ऑफ द थिंग्स। तो मैं फिर से अपना सवाल दोहराता हूं कि पॉलिसी लेवल पर एग्रीकल्चर में क्या उम्मीदें हो सकती हैं? फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार ने ऑलरेडी काफ़ी कदम उठाए हुए हैं टू डेवलप अ यूनिफाइड मार्केट प्लेस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए, मार्केट प्लेस के लिए। तो जो प्राइस में वॉलिटिलिटी है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फार्मर्स पे पड़ता है, क्योंकि जो एक मिडिल मैन है वो बहुत हद तक पैसा, प्रॉफिट जो है वो उनको मिलता है और जो फार्मर्स को नहीं मिलता है। तो जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टोरेज और मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस डेवलप अगर होगा तो फार्मर्स को अपनी प्रोड्यूस का एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल पाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। मैं शिशिर सिन्हा साहब के पास आता हूं, क्योंकि आपका सब, मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आपका एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, एस्पिरेशंस को भी देखा आपने, एस्पिरेशंस को एस्केलेट होते देखा, डेसेलरेट होते हुए देखा। आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और ऐसे क्या मेजर्स होने चाहिए जिससे इसका ग्रोथ फास्टन हो जाए? 86% हमारे जो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है, जिसका हम ज्योत आकार कहते हैं, और वहाँ पर अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है।
ओवर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हमें इसको दूर करना है। हम क्योंकि क्या हो रहा है कि एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े पे जब 65% आबादी गांव में रहती है, ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निर्भर रहते हैं, तो आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? क्या हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं? जैसे रूरल टूरिज्म है, आज देखिए दुनिया के कई देशों में रूरल टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पर आज भी हमारे गांव में लोग जाते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं है। तो आपका क्या होगा कि जब हम गांव कहते हैं तो हमारे पास सिर्फ वो खेती आ जाती है, कृषि आ जाती है। हम उससे खेती से थोड़ा सा आगे बढ़े, जो कृषि से जुड़ी हुई या कृषि के इतर जो उद्योग हैं हम उनके ऊपर बढ़ावा दें। मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा संभावना रूरल टूरिज्म के ऊपर है। अगर उससे जुड़ी हुई कोई नीति इस बजट में आती है, पहले भी कई बार हुआ है लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ है, अगर हम उसको बढ़ावा दें तो बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग। देखिए हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ जितनी पैदावार होती है उसका कितना नुकसान हो जाता है, और नुकसान होने की वजह से आपके लिए जो कीमत जो किसान को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। आपके कई राज्यों में ऐसे छोटे छोटे उदाहरण है कि किस तरीके से उन्होंने स्थानीय स्तर पर फूड प्रोसेसिंग विकसित किया। जैसे आप हिमाचल में चले जाइए, जिस तरह से उन्होंने केचप की बात की, जैम की बात की, वो देश के बाकी राज्यों में जो स्थानीय उत्पाद है उसके लिए वो क्यों नहीं हो सकते हैं। चाहे वो मशरूम की बात हम करें, बिहार के कई हिस्सों में मशरूम की बड़े पैमाने पर खेती होने लगी है। अगर उसकी प्रोसेसिंग हो करके वहां पर रखे तो उसका एक वैल्यू एडिशन होगा, ज्यादा लंबे समय तक होगा और बाजार में उसको पहुंचाने में सहूलियत होगी। मखाना भी एक मखाना तो है ही। तो इस तरह की चीजों के ऊपर अगर हम ध्यान दें कि 86% किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, हमें उसके लिए आमदनी के ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करने हैं। वो नीति क्या हो सकती है? मुझे लगता है बजट को इससे एड्रेस करना चाहिए। यही हम बजट से उम्मीद करते हैं। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।